केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के एक गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। रोहड़ा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं। ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते। ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहड़ा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहड़ा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आखिर रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहड़ा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहड़ा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती,
पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था। चर्च की भूतनी। गांव संगराना में एक कैथलिक चर्च है जहां कुछ नन रहती हैं। वे लोग लोगों की सेवा में ही अपना पूरा दिन बिता देती हैं। एक रोज अलीमा पर गांव के कुछ लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं। ये खबर सुनकर फादर बहुत दुखी हो जाते हैं और अलीमा को कहते हैं, अलीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस चर्च और मेरे नाम को खराब कर दिया है। अगर हम जैसे लोग भी सेवा की जगह इस तरह का कोई गलत काम करने लगेंगे तो लोगों में हमारी छवि क्या रह जाएगी। इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फादर, मैंने कोई गलती नहीं किया है। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी अलीमा, जिसे आपने बचपन से इस चर्च में जगह दी, अपनी बेटी की तरह पाला, वो ऐसा काम कर सकती है, तो आप मुझे जान से भी मरवा देंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। कल सुबह मैं सबके सामने तुम्हारी सजा सुनाऊंगा। फादर अगली सुबह चर्च की बाकी नन और गांव के कुछ लोग जिन्होंने अलीमा पर इल्जाम लगाया था उन्हें बुलाते हैं। इस चर्च का नाम मैं खराब नहीं होने दूंगा। एंथोनी, तुम्हारे पैसे अलीमा ने चुराए हैं, इसलिए अलीमा को पास के अंधेरे जंगल में जो काली कोठरी बनाई है उसमें 25 दिन बिताने होंगे। थैंक यू फादर, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। अलीमा फादर की सजा को स्वीकार कर लेती है और उसी रात को फादर एंथनी के साथ अलीमा को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये बात पूरे गांव को पता लग जाती है। उधर फादर भी अलीमा को ऐसी सजा देकर बहुत दुखी होते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और अलीमा की सजा के 25 दिन पूरे होने के एक दिन पहले ही एंथोनी अंधेरी रात को उस कोठरी में जाकर अलीमा का गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। मर गई। मेरे रास्ते का कांटा हट गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सबको लगेगा बंद अंधेरे कोठरी में घुट घुट कर मर गई होगी। एंथोनी वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद अलीमा जब चर्च में वापस लौटती है तब फादर अलीमा को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये बात जैसे ही एंथोनी को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, इसे तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा नहीं बच सकती। उधर चर्च की बाकी नन को बहुत अजीब लगता है। जब से ये अलीमा जंगल से आई है वो अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। उसकी आंखें खूनी नजर आती है, जैसे किसी के खून की प्यासी हो। वो किसी से बात भी नहीं करती। शायद उसे सदमा लग गया है, जिस तरह से उसे जंगल में अपने दिन बिताने पड़े थे। हाँ, वो जीसस के स्टैचू के पास भी नहीं जाती,
लेकिन जो भी हुआ उसके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। उधर एंथनी की डर से हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो फादर से मिलने आता है। माय सन, क्या है? कोई बात है क्या? अचानक तुम यहाँ? फादर, ये अलीमा जिंदा कैसे हो सकती है? आप खुद ही सोचिए, कोई उस काली कोठरी में जिंदा बच सकता है क्या? ये अलीमा के शक्ल में कोई और है। हमें इस कोठरी में एक बार जाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलो अभी देख आते हैं। अलीमा सब कुछ सुन लेती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। फादर और एंथनी कोठरी में जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देखो एंथनी, ये कोठरी तो बिल्कुल खाली है। चर्च में जो है वो हमारी अलीमा ही है। ठीक है फादर, मैं चलता हूं। एंथनी वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है। अरे, ये नहीं हो सकता है। उसकी लाश कहां गई? तभी अलीमा वहां आ जाती है और कहती है, मेरी लाश ढूंढ रहे हो? अब उस कोठरी में तुम्हारी लाश मिलेगी सबको। मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी लालच ने मुझसे ये सब करवाया है। अलीमा की शक्ल बदलने लगती है, गर्दन लंबी हो जाती है और आंखें बाहर की ओर आ जाती है। भूत, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई यहाँ तेरा पुकार सुनने वाला नहीं है। तेरे साथ साथ वो सब लोग मरेंगे जिन्होंने इस गलत फैसले का समर्थन किया था। अलीमा एंथोनी को मार देती है और उसे काल कोठरी में बंद कर देती है। धीरे धीरे गांव के लोगों की मौत होने लगती है। चर्च में से कुछ नन भी गायब होने लगी। गांव के लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ लोग मिलकर मदद के लिए फादर के पास जाते हैं। फादर, हम लोगों को बचाइए। अगर इसी तरह से रोज मौत होने लगी तो हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे हम? डू समथिंग फादर, प्लीज डू समथिंग। ओ माय चिल्ड्रन, आई विल डू समथिंग। आप लोग फिक्र ना करें। फादर अपने कमरे में बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हैं। उतने में ही उस अंधेरे कमरे में उन्हें एक लड़की नजर आती है। फादर चेयर से खड़े हो जाते हैं। कौन है वहां? अलीमा सामने आती है और अपने असली रूप में आ जाती है। मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। मतलब तुम ही ये सब कर रही थी? इन निर्दोषों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? निर्दोष? ये लोग ही मेरी मौत का कारण हैं और साथ में तुम भी। अब तुम्हारी बारी है। फादर दौड़कर जीसस के स्टैचू के सामने जाकर प्रेयर शुरू कर देते हैं। भूतनी जीसस के सामने नहीं जा पाती और फादर बच जाते हैं। हाश तो बच गए तुम। अगली बार कौन बचाएगा? मौत का खूनी खेल होगा। ये चर्च मेरा है और यहाँ मेरे हिसाब से ही सब चलेगा। पूरी रात प्रेयर करते करते फादर जीसस के पास ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब बाकी की नन फादर को इस हालत में देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं। फादर होश में आकर सबको सब कुछ बता देते हैं। अलीमा मर चुकी है। उसकी आत्मा को हमें किसी भी तरह से वश में करना होगा। अगले हफ्ता ईस्टर डे आने वाला है। हम लोगों को उसी दिन इस आत्मा को अपने वश में करना होगा, नहीं तो वो पूरे गांव में तबाही मचा देगी। फादर दिन रात प्रेयर करते रहते हैं ताकि अलीमा की आत्मा उन्हें छू भी ना सके। भूतनी अंदर ही अंदर लाल पीली होती रहती है क्योंकि वो फादर को मार नहीं पा रही है। इसी तरह ईस्टर डे का दिन आता है और फादर गांव के आसपास के चर्च के फादरों को बुला लेते हैं। कैथोलिक चर्च में इतनी भीड़ देखकर अलीमा अपने कमरे से बाहर आती है। तभी सारी नन उसे घेर लेती हैं। सारे फादर और नन प्रेयर चालू कर देते हैं। अलीमा अपने असली रूप में आ जाती है और छटपटाने लगती है। तूने क्या सोचा? इस तरह तू मुझे कैद कर लेगा? कभी नहीं। मैं तुझे मारे बिना नहीं कैद होने वाली। अगर मेरी मौत से तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो इस गांव और अपने इस चर्च के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूं। कम से कम ये खूनी खेल तो खत्म होगा।
मुझे बस तेरी मौत का इंतजार है, फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी मौत से ही मुझे सुकून मिलेगा। फादर खुद को आग लगा लेते हैं और मर जाते हैं। फादर की मौत से अलीमा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले और चर्च की सब नन मिलकर फादर के लास्ट राइट्स पूरे कर उन्हें चर्च के पीछे ही दफना देते हैं। किन्नर चुड़ैल। गोरखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस गांव में एक गर्भवती विधवा औरत रहती थी। उस औरत का नाम कमला था। कमला अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी, पर सभी गांव वाले उस औरत को मनहूस औरत समझा करते थे और सभी उससे नफरत किया करते थे। एक बार कमला राशन की दुकान पर खाने का सामान खरीदने जाती है। भैया जी, जरा 1 किलो दाल चावल देना। अरे हाय 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 हाय, अरे मनहूस औरत, मेरी दुकान में अपशुगन करवाने आ गई क्या? हैं? चल जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ तुझे। भाग भाग यहाँ से, चल जा, निकल। भैया जी ऐसा मत कहिए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे खाने की बहुत ज़रूरत है, मुझे खाना दे दीजिए। दुकानदार कमला को वहां से धक्के मारकर भगा देता है। तभी कमला रोते रोते उस गांव के किन्नरों के इलाके में आ जाती है। गांव वाले किन्नरों को उसी इलाके में रखा करते थे, क्योंकि वो लोग किन्नरों को पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में रहने से मना करते थे। तो किन्नरों ने उसी गांव में अपना एक इलाका बना लिया था। जब किन्नर लोग देखते हैं कि एक गर्भवती महिला रोते रोते उनके इलाके में आ गई है, तो सारे किन्नर कमला के पास जाकर उसका हाल पूछने लगते हैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारी गर्भवती अवस्था में इतनी बुरी हालत कैसे है? तुम रो क्यों रही हो? तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम शांत होकर सब बताओ कि हुआ क्या है। मैं कमला हूँ, मैं गांव के दूसरे इलाके से आई हूँ। 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। मुझे गांव के लोग मनहूस मानते हैं, क्योंकि मैं विधवा हूँ और गर्भवती भी। वहाँ के लोग मुझे खाने के लिए कुछ बेचने के लिए भी तैयार नहीं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं कमला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किन्नर लोग कमला को एक खाली घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुछ ही महीने बाद कमला अपने बच्चे को जन्म देती है, पर अफसोस कमला बच्चे को जन्म देते ही अपनी जान गंवा देती है। जब सब किन्नर बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी किन्नर ही था। कमला ने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इस बच्चे को गांव के दूसरे इलाके में भी नहीं भेज सकते। और तो क्या हुआ, इस बच्चे की माँ नहीं रही तो हम इसे पालेंगे। अब ये हमारे इलाके में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। फिर वो किन्नर उस किन्नर बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका नामकरण कराते हैं। उस किन्नर बच्चे का नाम शक्ति रखा जाता है। देखते ही देखते शक्ति बड़ी होने लगती है। उसके रंग रूप बहुत सुंदर थे। वो बहुत सुंदर किन्नर दिखती है। एक दिन शक्ति एक किन्नर से पूछती है, माँ जी सुनिए ना, ये गांव के दूसरे इलाके में भी तो लोग रहते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? शक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम उनसे अलग रहते हैं। क्यों? वो हमें क्यों पसंद नहीं करते? मुझे एक बार उस इलाके में जाना है, मैं एक बार वहाँ जाकर घूम कर आऊँ। शक्ति, खबरदार, जो तू उस इलाके में कभी भी गई तो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो उस इलाके में कभी कदम भी नहीं रखेगी, समझी? इतना कहकर वो किन्नर वहाँ से चली जाती है। शक्ति उस किन्नर की बात सुनकर बहुत रोती है। माँ जी ऐसा कैसे कह सकती है? उन्होंने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना डांटा। अब तो मैं उस इलाके में ज़रूर जाऊंगी। फिर एक दिन शक्ति गांव के दूसरे इलाके में चुपके से जाती है। ये लोग तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो ये हमसे नफरत क्यों करते हैं? जब शक्ति उस इलाके में पहुंचती है तो गांव के सारे आदमी उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। वो लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो किन्नर है। शक्ति की सुंदरता देखकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी गांव का चक्कर लगाने गांव के जमींदार का बेटा हर्ष वहां पहुंचता है। हर्ष भी दिखने में बहुत सुंदर होता है।
जब हर्ष ने शक्ति को देखा तो वो भी उससे मोहित हो गया, और जब शक्ति की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो हर्ष को देखकर मोहित हो गई। आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। इस गांव में आप नए हैं क्या? जी नहीं, वो मैं बस तभी शक्ति बोलते बोलते रुक जाती है और मन में सोचने लगती है, अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरे इलाके से आई हूँ तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मुझे इनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा। शक्ति हर्ष को कहती है, जी हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे आप कौन है? आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही शक्ति और हर्ष एक दूसरे से रोज मिलने लगते। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तभी शक्ति का पीछा करते करते एक किन्नर वहां आ जाती है। शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हर्ष, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुमको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। तभी उनके बीच में ही वो किन्नर आ जाती है। शक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो किन्नर शक्ति को खींचकर गांव के जमींदार के पास ले जाती है। हर्ष भी वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जमींदार शक्ति और हर्ष के प्यार के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और शक्ति को गांव के बाहर निकालने की सजा देता है। शक्ति ये बात सहन नहीं कर पाती और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। जमींदार हर्ष की शादी गांव की एक लड़की से करवा देता है, पर हर्ष इस शादी से खुश नहीं होता। शक्ति अपना बदला लेने के लिए मरने के बाद किन्नर चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब इनसे मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। किन्नर चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। एक बार वो रात को गांव के खेतों में पहुंच जाती है और वहां आग लगा देती है। सारी फसल जल के राख हो जाती है। जब एक आदमी रात को उठकर देखता है कि खेत में आग लग गई है तो वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेतों के बीचों बीच एक किन्नर चुड़ैल खड़ी है और वहां खड़े होकर ताली बजा रही है। गांव वाला किन्नर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो वो सीधा जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, अरे वो किन्नर चुड़ैल ने मेरी सारी फसल जला दी। अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा? जमींदार चुड़ैल किन्नर का नाम सुनते ही सब कुछ समझ जाता है। अब वो बहुत डर जाता है। उसी रात को जब जमींदार डर के मारे अपने कमरे में सो नहीं पाता, तभी वहां अचानक से किन्नर चुड़ैल आ जाती है। किन्नर चुड़ैल जोर जोर से जमींदार के आगे खड़ी होकर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। जमींदार उस डरावनी किन्नर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किन्नर इलाका गांव के इलाके से जुड़े और गांव का कोई भी आदमी किन्नर समाज से द्वेष ना करे, उससे नफरत ना करे, नहीं तो मैं सारे गांव को मार दूंगी। और तुम गांव में एक नया कानून बनाओ कि अगर किसी ने भी किन्नर समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी या इनसे भेदभाव करने की भी कोशिश करी तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ 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 हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो प्लीज। तब वो किन्नर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव का जमींदार किन्नर चुड़ैल का कहा मानते हुए दोनों इलाकों को एक कर देता है और नया कानून भी लागू कर देता है। तब से वहां किन्नर समाज और बाकी गांव वाले शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। चुड़ैल की बांसुरी। एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलू के पापा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं। अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है इस साल? अरे बंधु क्या बताएं, बारिश ने तो परेशान कर रखा है।
सही बात, बारिश की कमी ने दिमाग खराब कर दिया है। सरपंच गांव वालों के लिए एक खबर लेकर आता है। अच्छा मेरे गांव के भाइयों, सुनो जरा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। सरपंच जी, मेरे खेतों में कीड़ों ने परेशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे वो लोग। तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें उससे। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और तीनों सोचते हैं कि वो शाम के वक्त मैदान पर मिलेंगे और वहीं से रवाना हो जाएंगे। तीनों दोस्त मैदान पर मिलते हैं और जैसे ही निकलना शुरू करते हैं तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी ओर सम्मोहित स्थिति में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दोपहर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ के दिखा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता। अच्छा, कितना भागेगा? आखिरकार तो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ, तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। खेलते खेलते अचानक से एक बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। शाम हो गई है और बच्चों के घर न आने की वजह से उनकी माँ मैदान में पहुँच जाती है। राजन बेटे, अरे ओ राजन बेटे, किधर चले गए? इतनी देर हो गई, घर वापस क्यों नहीं आए बेटे? तपन बेटा, चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलोगे? और गोलू, ओ गोलू! तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं। अरे राजन और गोलू की मम्मी, आप इधर? राजन और गोलू घर नहीं आए क्या अभी तक? नहीं तो दोपहर में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेलने जा रहा है। मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हम तीनों अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इधर ही खेल रहे होंगे तीनों बच्चे। ये कहकर तीनों बच्चों की माएं उन्हें ढूंढने निकल गई। बहुत देर हो गई और फिर भी तीनों बच्चे मिले नहीं। तीनों की माएं मैदान पर फिर से मिलती हैं। सुनिए जी, ये तीनों मिल ही नहीं रहे और मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। गोलू की माँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। एक उम्मीद की आशा लेकर तीनों अपने बेटों की फिक्र में सरपंच के घर जा पहुंचती है। सरपंच अपनी शाम की चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। तभी तीनों की माँ हड़बड़ी में भागकर उनके पास आती है। अरे अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दोपहर से खेलने गए हैं और अब तक लौटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आ गए। अच्छा, इनके पिता कहाँ है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए जिधर वो आखिरी बार खेल रहे थे। सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ सुराग खोजना शुरू करते हैं। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां ये तीनों साथ में मिलते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई जगह नहीं पता। अचानक से वही बांसुरी की आवाज आना शुरू हो जाता है और सरपंच सम्मोहित होकर उस आवाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अरे तिवारी जी, आप ठीक तो हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ तिवारी जी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सरपंच बांसुरी की धुन में झुककर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। हाँ, सरपंच जी भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सरपंच का पीछा कर तीनों मैदान के टूटे हुए बंगले पर पहुंच गए और सरपंच के पीछे दरवाजे के अंदर घुस गए। तीनों बंगले के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छे से संभाला गया है बंगला। उतने में एक हंसी की आवाज आती है। मेरी बांसुरी, तूने मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया, हमेशा अपने जादू से लड़कों को खींच लाती है।
ये बोलते ही राजन की माँ को तीनों बच्चे और उनके पिता वहाँ चुड़ैल के पास लेटे हुए दिखते हैं। अरे वो देखो गोलू के पापा। अरे रे, अरे गोलू की माँ, आप चुप रहिए ना जरा। उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन? लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सबको भी यही बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुड़ाना होगा। एक काम करते हैं। राजन की मम्मी गोलू और तपन की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिल्कुल सही कह रही हो राजन की मम्मी। चलो आज इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। तीनों माएं अपने छुपने की जगह से बाहर निकलती हैं और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये तो बढ़िया है। अब इसका असर औरतों पर भी हो रहा है। वाह जी वाह। तीनों माएं चुड़ैल की थोड़ा करीब आती है। राजन और गोलू की माँ चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और तपन की माँ बांसुरी हाथ से पकड़कर तोड़ देती है। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया? मेरी बांसुरी को तोड़ दिया। अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अरे तुझे क्या लगा चुड़ैल कहीं की हमारे बच्चों को और पतियों को हाथ लगाएगी तू? बांसुरी टूटने की वजह से चुड़ैल खाक होकर गायब हो जाती है और सारे लोगों की आंख खुल जाती है। सब अपने परिवार को लेकर उस बंगले से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ना, नारी चुड़ैल बच्ची। पुनीत अपनी पत्नी आयशा को बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। आयशा प्रेग्नेंट थी, इसलिए पुनीत आयशा को अपनी माँ के पास गांव में उसकी देखभाल के लिए लेकर जाता है। गांव पहुंचते ही आयशा अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जियो और अपनी सास को जल्दी से पोता दे दो। माँ जी, क्या बेटा और बेटी, आज के जमाने में लड़का लड़की सब एक समान होते हैं। तुम्हारे शहर में होता होगा ये सब, हमारे गांव में नहीं। मुझे तो पोता चाहिए बस। हे भगवान, ये दोनों तो अभी से शुरू हो गए। ये दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो कैसे चलेगा ये सब? इन दोनों को मुझे ही रोकना पड़ेगा। अरे अरे माँ, क्या अपने बेटे से नहीं मिलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसा है रे तू? कितने सालों बाद आया अपनी माँ से मिलने। शहर जाकर तो तू अपनी माँ को भूल ही गया था। अरे माँ, अब सारी बातें यहीं खड़े खड़ी करोगी क्या? हैं? पता है ना, आयशा पेट से है, वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। कमला दोनों को अंदर ले जाती है। माँ, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? माँ, वो खत में मैंने तुम्हें बस अपने आने की खबर दी थी और आयशा के बारे में बताया था, पर माँ मुझे वापस शहर जाना होगा। मैं सिर्फ आयशा को यहाँ छोड़ने आया था। मुझे आज शाम को ही वापस जाना होगा। ऑफिस में बहुत काम है माँ। ये तू क्या बोल रहा है? मैं कितनी खुश थी कि अब हम सब साथ रहेंगे यहाँ। माँ प्लीज समझा करो, जाना जरूरी है मेरा। और माँ, तुमसे अच्छी सेवा आयशा की कोई और नहीं कर सकता, है ना? शाम होते ही पुनीत वापस शहर चला जाता है। आयशा का पूरा टाइम चल रहा था। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता था। कमला अपनी बहू की खूब सेवा करती थी, उसे अच्छा अच्छा खिलाती थी और आखिर वो दिन आ ही गया। आयशा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। मैं अभी दाई को बुला लाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना बहू। कमला दाई को बुला लाती है और कुछ ही देर में आयशा बेटी को जन्म देती है। बेटी हुई है। इतना बोलकर दाई वहां से चली जाती है। बेटी का नाम सुनते ही कमला को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसको मैंने पहले ही कहा था, मुझे पोती नहीं पोता चाहिए, फिर भी इसने मुझे पोती दी। आधी रात को जब सभी सोए हुए थे, कमला चुपचाप उठती है। बच्ची अपनी माँ के पास सोई होती है। कमला बच्ची को उठाकर बाहर कुएं के पास ले जाती है। तभी बच्ची रोने लगती है। कमला उस बच्ची को कुएं में फेंक देती है, पर आयशा ये सब देख लेती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरी बच्ची आपने इस कुएं में फेंक दी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची ला कर दो मुझे। अरे रोना बंद कर, अब देखना अब की बार ना लड़का ही होगा। अपनी सास की ये बात सुनते ही आयशा वहीं दम तोड़ देती है। आयशा को मरा देख कमला बहुत डर जाती है, इसलिए उसे चुपचाप ले जाकर
घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती है। कई साल बाद पुनीत गांव वापस लौटता है, ढेर सारे खिलौने लेकर। कहाँ है सब? आयशा, अरे माँ, कहाँ गए सब? हे भगवान, मुझे भी उठा ले। ये दिन देखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? माँ क्या बात है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और हाँ, आयशा और मेरी बच्ची कहाँ है? आपका खत मिला था मुझे, आपने बताया था ना मेरी बेटी हुई है, कहाँ है वो? वही तो, मेरी बहू और पोती अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन बाद ही बच्ची मर गई। बहू ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपना दम तोड़ लिया। और तू अब आया है कितने सालों बाद। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बच्ची की सूरत भी नहीं देख पाया। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू शहर में परेशान ना हो जाए। और अब मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी, देखना वो बहू मुझे जरूर पोता देगी। पुनीत का रो रो कर बुरा हाल था। रात का समय था, उसकी नजर खिड़की से बाहर तारों पर थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी खिड़की से एक चुड़ैल बच्ची झांकने लगती है। पापा मुझे बचा लीजिए। कौन है वहाँ? पुनीत बाहर जाकर देखता है तो वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अंदर जा, सो जा। माँ अभी खिड़की पर कोई था जिसकी सूरत बहुत डरावनी थी। वो मुझे पापा बोलकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरे ये गांव है बेटा, गांव में आए दिन छलावा घूमते रहते हैं, मतलब भूत चुड़ैल। जरा संभल कर रहना। हाँ चला बंदर, रात को ऐसी बातें नहीं करते। सुबह होते ही माँ, मेरा मन अब इस गांव में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों न मैं वापस शहर चला जाऊं। बेटा मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले। पत्नी आ जाएगी तो तेरा जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अब शादी नहीं करूंगा और मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है, तो मैं शहर के लिए अभी निकल रहा हूँ। पुनीत अपनी माँ की जरा भी नहीं सुनता। वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है। आधे रास्ते पहुँचते ही वो चुड़ैल बच्ची उसे फिर से दिखाई देती है। पापा मुझे बचा लो, मेरा बहुत दम घुटता है। इतना बोलकर वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है। तभी पुनीत उसे आवाज लगाकर रोक लेता है। रुको, कौन हो तुम? और तुम ये क्या बोलती रहती हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे बताओ, तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? तब उस चुड़ैल बच्ची की आंखें लाल हो जाती है। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? मैंने पापा भी बोला था। ये तो चुड़ैल है, पर ये चुड़ैल बच्ची मुझे पापा क्यों बोल रही है? मैं इसे पूछता हूँ। पुनीत उससे कुछ पूछता, इतने में ही वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। पुनीत उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी वो चुड़ैल बच्ची कुएं में जाकर कूद जाती है। रुको! और तभी पीछे से उसकी माँ आके उसे पकड़ लेती है। बेटा तू गया नहीं? और ये तू क्या करने चला था? मैं तुझे नहीं पकड़ती तो अभी इस कुएं के अंदर होता। पुनीत उस चुड़ैल बच्ची के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले उसी ने अपनी पोती को कुएं में फेंक कर मार डाला था। कुछ नहीं बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, इस गांव में बहुत छलावे घूमते रहते हैं। वो छलावा तुझे मारने आया था और कुछ नहीं। वो छलावा नहीं था, उस बच्ची की आंखों में बहुत दर्द था, जैसे कुछ बताना चाहती हो। मुझे पता करना ही होगा, आखिर वो चुड़ैल बच्ची मुझसे क्या चाहती है, मुझे क्या बताना चाहती है। उस बच्ची से मुझे दोबारा मिलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहीं रहना होगा गांव में। अरे इसे ये अचानक से क्या हो गया? अभी तो बड़ी जिद कर रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, शहर जाना है।
अरे पता नहीं क्या हो जाता है इसे। दोनों वहां से घर वापस चले जाते हैं। आधी रात का समय था। पुनीत गहरी नींद में सोया होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो वही चुड़ैल बच्ची बैठकर रो रही होती है। लगता है यही सही मौका है उस बच्ची से बात करने का। पुनीत उस बच्ची के पास जाता है। पापा, मुझे बचा लो, मुझे बहुत घुटन होती है। बेटी, बेटी क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? और तुम मुझे बार बार ये पापा पापा क्यों बोलती रहती हो? क्योंकि आप मेरे पापा हो। ये सुनकर पुनीत चौंक जाता है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कोई भी बेटी नहीं थी। पापा, शायद आप भूल गए, आपकी एक बेटी थी जिसे पैदा होते ही आपकी माँ यानी मेरी दादी ने मुझे कुएं में जिंदा ही फेंक दिया, क्योंकि उन्हें पोती नहीं चाहिए थी। मुझे कुएं में फेंकते हुए मेरी माँ ने देख लिया और ये देखते ही मेरी माँ ने वही दम तोड़ दिया। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए दादी ने चुपचाप घर के पीछे मेरी माँ को गाड़ दिया। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, आजा, आजा मेरे पास। अपने पापा के गले नहीं लगेगी क्या? आ बेटा। वो बच्ची अपने पापा के गले लग जाती है। पीछे से कमला सब देख रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। आज से तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारा बेटा नहीं। तुमने खून किया है माँ, खून, मेरी पत्नी का और मेरी बच्ची का। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पुनीत पुलिस को बुलाकर अपनी मां को पुलिस के हवाले कर देता है और गांव के कुछ लोगों की मदद से कुएं से बच्ची का कंकाल निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार होते ही चुड़ैल बच्ची अपने पापा को हाथ हिलाते हुए वहां से गायब हो जाती है। चॉकलेट वाली चुड़ैल। धूलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते थे। सर्दी का मौसम था। चिंटू अपने घर से बाहर खेलने जाने के लिए अपनी माँ को मना रहा होता है। जाने दो ना माँ, गोलू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये लड़का कभी नहीं समझेगा। इतनी हड़बड़ी पढ़ाई में भी दिखाएगा क्या तू? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा तू। तभी बाहर से घंटियों की आवाजें आने लगती है। कुल्फी वाला, कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, चंदू की कुल्फी। माँ, मुझे कुल्फी खानी है, प्लीज माँ, प्लीज। इस चंदू कुल्फी वाली की क्या मती मारी गई है जो ठंड के मौसम में बच्चों को बीमार करने कुल्फी ले आया? तू यहीं रुक, मैं उसके कान खींच कर आती हूँ। कमला जैसे ही बाहर जाती है, चिंटू अपने दोस्त गोलू से मिलने बाहर चला जाता है। गोलू जल्दी बाहर आ, माँ के आने के पहले वापस घर भी तो जाना है मुझे। दोनों दोस्त मैदान में खेलने चले जाते हैं। तभी उनकी नजर एक ठेले पर पड़ती है। ठेले पर चारों तरफ चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स थे। अरे चिंटू देख चॉकलेट, चलना खरीद लेते हैं। आओ बच्चों, चॉकलेट वाली आंटी के जादुई चॉकलेट्स खाओ। मन तो मुझे भी है, पर पैसे तो है ही नहीं। आंटी उधार देगी क्या? चलना पूछते हैं। चिंटू और गोलू चॉकलेट के ठेले पर जाते हैं। ठेले के चॉकलेट को देखते ही दोनों को अलग सा महसूस होता है, जैसे वो इस दुनिया के है ही नहीं। इन चॉकलेट्स पे कोई तो बात है। आंटी, ये चॉकलेट खाने का बहुत मन है हमें, पर पैसे नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, पैसे मांगे किसने तुमसे? ले लो बच्चों, मैं तो तुम लोगों के लिए मुफ्त में चॉकलेट लाई हूँ। फ्री में? पर माँ कहती है फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। तुम हर चॉकलेट के बदले मुझे बस अपने सर का एक बाल दे दो, ठीक है? दोनों ऐसा ही करते हैं और बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर अपने घर लौट आते हैं। शाम को चिंटू जब चॉकलेट खा रहा होता है, तभी अचानक उसके शरीर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये
मुझे। हे भगवान, गोलू के पास जाता हूँ, वही मेरी मदद करेगा। तभी कमरे की खिड़की से अंदर अंधा भालू बन चुका गोलू आता है। कौन हो तुम? भागो यहाँ से। मम्मी, मम्मी! अरे चिंटू, ये मैं ही हूँ यार गोलू। देखना मुझे क्या हो रहा है, हम दोनों भालू बन रहे हैं। तभी खिड़की के बाहर एक चुड़ैल चॉकलेट का ठेला लिए दिखाई देती है। चिंटू, गोलू, यहाँ जाओ बच्चों मेरे पास, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। आओ ना बच्चों। जैसे ही दोनों उसकी आंख में देखते हैं, दोनों उस चुड़ैल के वश में आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अगली सुबह कमला भागते हुए गांव में सबके घर जाकर चिंटू को ढूंढती है। अरे कहाँ गया मेरा चिंटू? कितना समझाया उसे कि इधर उधर मत जाया कर, पता नहीं कौन ले गया मेरे बच्चे को। चिंटू! तभी वहां भागती हुई विमला आती है। भाभी, कल रात से मेरा गोलू भी नहीं मिल रहा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ओ बच्चों, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट वाली आ गई। धीरे धीरे कर अचानक ही हर रोज गांव का एक न एक बच्चा गायब होने लगता है, जिसके कारण गांव में डर का माहौल बन जाता है। ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इतनी जांच पड़ताल हुई पर मिला क्या है? बाल? क्या भालू बस बच्चों को ही पकड़ता होगा? कुछ तो बात है। जब से ये चॉकलेट बेचने वाली आई है, बच्चे गायब हो रहे हैं। ठेले वाली के साथ साथ अब से जो भी बच्चा उसके पास से चॉकलेट लेगा, उस पे भी नजर रखनी होगी। गांव का एक बच्चा पिंकू चॉकलेट खरीदकर मैदान में जाकर खा रहा होता है। तभी बाकी बच्चों की तरह वो भी भालू बन जाता है और चुड़ैल उसे ठेले पर बिठाकर ले जाती है। चलो, आज का शिकार तो मिल गया। सभी मिलकर चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चुड़ैल ने एक गुफा में आधे भालू बने सभी बच्चों को बंद करके रखा है। क्या हुक्म है मेरी मालकिन? मेरे लिए ताजा मांस लेकर आ। और कुछ और बच्चों के बाल भी। फिर यही सब मिलकर मेरे लिए बड़े बड़े इंसानों का मांस लेकर आएंगे। अरे कब तक जानवरों को खाऊं मैं? हे भगवान, अब क्या करें? कैसे बचाए अपने बच्चों को? सब तो इस चुड़ैल के बस में है। चुड़ैल सभी बच्चों के बाल लेती है, ये वशीकरण उसी बाल से टूट सकता है। आ गया मेरा खाना। ये तो बासी मांस है, ये तुम ही खाओ। मूड खराब कर दिया मेरा। जाओ बच्चों, मेरे लिए खाना लेकर आओ। जो सबसे अच्छा खाना लाएगा उसे मैं पूरी तरह भालू बना दूंगी। तब तक मैं सोने जा रही हूँ। सभी बच्चे शिकार पर निकल पड़ते हैं और चुड़ैल सो जाती है। देखो, चुड़ैल के सर के नीचे बच्चों के बाल का गुच्छा, उसे वहां से निकालना ही होगा। चंदू छुपकर बालों का गुच्छा निकालकर तालाब में बहा देता है। जैसे ही बाल बहते हैं, सभी बच्चे वापस से पहले जैसे हो जाते हैं और फिर सभी मिलकर गुफा में आग लगा देते हैं और धौलपुर फिर से खुशहाल हो जाता है। जाग उठी डायन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रुक्मा देवी। उम्र यही कोई 60 साल की होगी उनकी। गांव के लोग कहते थे कि वो औरत नहीं बल्कि डायन थी, क्योंकि शादी होते ही रुक्मा के पति की मौत हो गई और फिर धीरे धीरे उसके परिवार के सब लोग एक एक करके खत्म हो गए और साथ ही गांव में पड़ा अकाल। जमीन सूख गई, खेती सूख गई, लोग भूखे मरने लगे। रुक्मा को गांव से बाहर निकाल दिया गया और तब से वो गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कोई भी रुक्मा के घर के आजू बाजू से गुजरता तक नहीं था।
एक दिन गांव के रहने वाले रतन और उसकी पत्नी आनंदी को दूसरे गांव से आते वक्त रात हो गई और अंधेरे में रास्ता भटक के वो रुकमा की झोपड़ी के पास जा पहुंचे। अरे आनंदी, ये क्या हो गया? हम तो रुकमा डायन की झोपड़ी के पास आ पहुंचे। अब तो सब बुरा होगा। जल्दी जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ जी, सही कहते हैं आप, ये डायन हमको खा जाएगी, जल्दी भागो यहाँ से। तभी रुकमा झोपड़ी से बाहर आती है। अरे रुको, तुम लोग यहाँ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो और देखो, इस रास्ते पर आगे मत जाना। हाँ हाँ, हमें आगे जाने से इसलिए रोक रही है ना, ताकि हमें मार डाले तू। अरे ना ना, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। डर की वजह से आनंदी और रतन वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रतन और आनंदी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या थी किसी की समझ में नहीं आया। अगले दिन गांव में जोर का तूफान आया और भयानक तरीके से किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे भाई, लगता है उस डायन रुकमा ने गांव पे काला जादू कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कल आनंदी और रतन मर गए। लगता है ये उसी का किया धरा है। हमें सरपंच के पास चलना चाहिए। वो दोनों आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। अरे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है? कितनी डरावनी आवाज गांव में गूंज रही है। बस मालिक, किसी तरह आ गए। पूरे गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए? मालिक, हमें रुकमा को मारना होगा। अरे जब तक वो डायन गांव में जिंदा रहेगी, तब तक गांव में ये सब होता ही रहेगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम लोग, मगर ये काम करेगा कौन? मालिक, अगर आप कहे तो हम दोनों मिलके इस काम को अंजाम दे दे। बस आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाहर जो आतंक का साया है, उसमें तुम दोनों रुकमा तक पहुंचोगे कैसे? हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मालिक, आप उसकी चिंता ना करें। काल भैरव का भभूत है हमारे पास। रुकमा तक पहुंचकर आसानी से मौत के घाट उतार देंगे उसको। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। उस डायन को मरते हुए देखने की बड़ी इच्छा है मुझे। सरपंच उन दोनों लोगों के साथ गांव के बाहर की तरफ चल देता है। गांव में घनघोर काली रात पसरी हुई थी और दिल दहलाने वाली चीख की आवाज माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। हाथ में काल भैरव का भभूत लिए वो तीनों रुकमा की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद, ये लो खंजर और पार कर दो इस डायन के कलेजे के अंदर। मालिक, आप बस यहीं खड़े होकर नजारा देखो, आज ना बचेगी ये। हाँ मालिक, ये भभूत अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पेड़ की डाली पे रख देता हूँ, लौटते वक्त हमारी रक्षा करेगा। वो दोनों आदमी चुपके से सोती हुई रुकमा देवी के ऊपर वार करते हैं। एक जोरदार चीख से वो इलाका गूंज उठता है, लेकिन अचानक रुकमा के शरीर से जो खून बहता है उसका रंग नीला था। ये देखकर वो दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे इसके खून का रंग तो नीला है। अरे तो क्या हुआ? डायन जो ठहरी इंसान नहीं है ये, और आज इस बात का पक्का यकीन हो गया है। मर गई चुड़ैल, मर जाने दे। चल सरपंच साहब को जाकर ये खबर सुनाते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा सरपंच की लाश पेड़ पे लटकी हुई थी। ये देखकर वो दोनों डर के मारे चीखते हुए वहां से भागे। लेकिन तभी एक बेहद डरावनी औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा किसी का खून करके बच जाओगे तुम? कौन हो तुम? कौन हो? हमने तो डायन को मारा है, कुछ गलत नहीं किया भाई।
वो डायन नहीं थी, वो इस गांव की रक्षा कर रही थी। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता वो कौन थी? उसने रतन और आनंदी को मार डाला। रतन और आनंदी को मना किया था रुक्मा ने इस रास्ते से आगे जाने से, पर वही दोनों माने नहीं और उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए उनका मरना तो तय था। क्या मतलब तूने मारा था और हम समझ रहे थे कि रुक्मा ये सब कर रही है? अरे वो तो मेरे कब्जे में थी, रोज अपने खून का चढ़ावा देकर इस गांव को बचा रही थी, तभी तो उसका खून नीला पड़ गया था। लेकिन तुमने तो उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे नहीं, हम नहीं मानते कि ये सच है। नहीं मानते तो बताओ सरपंच कैसे मरा फिर? क्योंकि उस वक्त तो तुम लोग रुक्मा को मार रहे थे ना, जवाब दो। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब इसका मतलब अब तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अरे लेकिन कौन है वो जो हम लोगों को मारना चाहता है? आत्मा, रुक्मा के घर वालों की आत्मा। वो लोग कोई आम आदमी नहीं, खूनी भेड़िए थे और रुक्मा ने उनका ये राज जान लिया था। रुक्मा के अंदर शक्तियां थी जिसके चलते उसने उन सबको खत्म कर दिया। क्या? अरे लेकिन पूरा गांव तो समझ रहा था कि रुक्मा अपने घर वालों को खा गई। खा रुक्मा नहीं, मैं गई। क्योंकि असली डायन मैं हूँ और अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं। भागो तुम दोनों। वो दोनों आदमी पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पूरा गांव खुद की नदी बन चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और रुक्मा के मरे हुए घर वाले उन लाशों को खा रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों का भी वही हाल हुआ। डाकिनी ननद। लठैतपुर नाम के एक छोटे से गांव में निर्मला अपने परिवार के साथ रहती थी। निर्मला के बेटे बहू बहुत ही अच्छे थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर इतने खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। न जाने किसकी नजर निर्मला निवास को लगी कि एक भला पूरा परिवार पूरी तरह बिखर कर रह गया। माँ जी, सुबह के 11 बज गए, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी माँ जी। चलिए नाश्ता कर लीजिए अब। अरे बहू, मैं खा लूंगी, मेरे कारण तू भूखी मत रहा कर। मुझे पता है तूने भी नाश्ता नहीं किया होगा। मेरी छोड़िए, ये भी भूखे ही काम पर गए हैं। हे भगवान, तुम लोग भी ना, इस जमाने में जहाँ सब अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तुम लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो। जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो इतनी फिक्र करने वाला बेटा और इतनी प्यारी बहू मिले हैं। जा लेकर आ खाना, दोनों साथ खाएंगे। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अपना सामान हाथ में उठाए चीखती हुई रश्मि घर पर आती है। माँ कहाँ हो तुम? अपनी बेटी को भिखारियों के यहाँ दे दिया और खुद की बहू है जो देखो सिठानी बनी बैठी है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे निकम्मी, ये सब ड्रामा मेरे सामने मत कर। तुम दोनों की चालाकियों को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम लोगों ने माँ को तो अपने वश में कर लिया, पर इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे नहीं बहला पाओगे। मैं इस घर में अपना हिस्सा लेने आई हूँ। ये सब क्या कह रही हो तुम रश्मि? तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे भाई ने अपनी जमीन गिरवी रखकर तुम्हारी शादी की,
जो कुछ भी हमारे पास था सब कुछ तुम्हारी शादी में लगा दिया, और दामाद जी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रही है बेटा? जिस जमीन को गिरवी रखकर मेरी शादी की गई थी ना, वो भी बाबूजी की ही थी माँ। इन लोगों की कमाई हुई संपत्ति नहीं है। और तुम्हें तो तुम्हारे बेटे बहू ने पता नहीं कौन सी मिश्री घोलकर पिला दी है, जो बस इनकी ही बोली बोलती रहती हो। आज से मैं इसी घर में रहूंगी जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता। रश्मि निर्मला की एक नहीं सुनती और पूरा दिन अपनी भाभी से लड़ती रहती है। रात को सुरेश काम से लौटता है। कोई तुम्हारे कान भरे उसके पहले मैं ही बता देती हूँ कि मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हूँ। और जब तक बराबर का हिस्सा मुझे नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। अरे दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? जरा हमारी हालत को तो समझो। रश्मि किसी की एक नहीं सुनती और अगले ही दिन अपने भाई पर मुकदमा कर देती है। मुकदमा करने के बाद वो एक लॉयर से मिलने जाती है। देखिए रश्मि जी, केस तो आपके भाई के फेवर में है। मुझे तो ये केस हमारे हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। जाता हुआ लग रहा होगा, पर मैं जाने नहीं दूंगी। अब मुझे दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा वकील साहब। जायदाद की लालच रश्मि को अंधा कर देती है और वो सीधे स्मशान घाट के एक तांत्रिक के पास पहुंचती है। ये लीजिए बाबा, मेरे भाइयों की तस्वीर। कुछ ऐसा कीजिए कि ये लोग ऐसी परेशानी में फंसे कि उसी में उलझे रहे और ये घर मेरा हो जाए। बाबा रश्मि को एक लाल कपड़े में कीले और पीले सरसों बांध कर देते हुए कहते हैं, बस इस लाल कपड़े को रात को ठीक 3 बजे तेरे भाई के खेत की जमीन में दबा देना। उसके बाद इसका जादू देखना। रश्मि बिल्कुल वैसा ही करती है और अगले ही दिन जब सूरज खेत पर जाता है, उसका पैर जैसे ही उस हिस्से में पड़ता है जहां रश्मि ने कीले गड़ी थी, उसे खून की उल्टियां होने लगती है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। आनन फानन में उसे घर पर लाया जाता है। दवाई लेकर सूरज अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके सिरहाने बैठा हो। कौन है? कौन है? तभी कमरे में एक रोशनी आती है जो सीधा उस औरत पर पड़ती है जो सूरज के सिरहाने बैठी थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर इस तरह ढके हुए थे कि उसका चेहरा देख पाना मुश्किल लग रहा था। अपने बालों को हटाती हुई वो सूरज की ओर देखती है। तेरी बहन ने मुझे भेजा है तुझे साथ लाने को। चलना, चल। वो डायन सूरज की छाती पर बैठ जाती है और उसके शरीर से धीरे धीरे आत्मा खींचने लग जाती है। सूरज की हालत बद से बदतर होने लग जाती है। सूरज के सामने जब सब रो रहे होते हैं, रश्मि कहती है, अब सुहाग ही नहीं रहेगा तो किसके लिए हिस्सा रखोगी भाभी जी? हे भगवान, तुझे जानने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाई इतना तड़प रहा है पर तुझे प्रॉपर्टी की आग लगी हुई है। अरे अब बहुत हुआ। मेरे बाप समान भाई की ऐसी हालत देखकर भी तुझे दया नहीं आई। तुझे इस घर से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। निकल जा यहाँ से, निकल। रश्मि सबके सामने घर से निकल जाती है और वापस बाबा के पास चली जाती है। बाबा, सुरेश तो मर गया पर प्रॉपर्टी का कुछ भी मेरे हाथ न लगा। कुछ कीजिए, कोई रहे ना रहे, अब तो सब कुछ मुझे मेरे नाम चाहिए बस। बाबा रश्मि को राख और एक शीशे की कटोरी देते हुए कहते हैं, ये लो, इस कटोरी को अपने घर की छत पर तोड़ देना और इस राख को अपने घर के चारों ओर बिखेर देना। फिर वो घर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। पर याद रखना, ये काला जादू जितना देता है उससे ज्यादा लेता भी है। क्या ले लेगा मेरा? मैं नहीं डरती किसी से। रश्मि रात के अंधेरे में कटोरी और राख लेकर निकलती है। वो घर पहुंचने वाली होती है कि रास्ते में एक पत्थर से टकराकर वो कटोरी उसके हाथ से टूट जाती है और हर तरफ राख गिर जाती है। तूने मुझे बुलाया? ले, मैं आ गई।
ताजा ताजा मांस। मुझे नहीं, मेरे घर वालों के लिए था। छोड़ दे मुझे। छोड़ती ही तो हूँ मैं इंसानों को। इंसान को खाती हूँ, उसके नाखून छोड़ देती हूँ। डायन सूरज को छोड़कर रेशमा के पास आ जाती है। सूरज की तबीयत सुधरने लगती है और वो ठीक हो जाता है और रेशमा के बुरे कर्म उससे ही निगल जाते हैं। डायन सहेलियां। रिया, प्रिया और स्नेहा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तीनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब ज्वाइन करती हैं और जोधपुर के लिए निकलती है। शहर में नए होने के कारण उन्हें घर मिलने में मुश्किल हो जाती है। यार, कितने दिनों तक होटल में रहकर दुगना पैसा देंगे? अब कहीं भी घर मिले ना तो चुपचाप से ले लेना, ज्यादा ड्रामा मत करना तुम दोनों। ऐसे भी हम लोगों को यहाँ कोई नहीं जानता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मिले तब ना यार। हम लोगों को कौन सा मजा आ रहा है इस तरह होटल में पैसे वेस्ट करने में। तभी स्नेहा को कॉल आता है। एक घर रेंट पर है, आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। हाँ, हम तुरंत आ रहे हैं। तीनों ब्रोकर के पास जाती हैं और घर उन लोगों को पसंद भी आ जाता है। ये फाइनल कर दीजिए, हमें ये पसंद है। ओके, आप लोग कल से ही यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तीनों सहेलियां उस घर में रेंट पर रहने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रोज रात में उनके घर पर कुछ लोग घुस आते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। रिया के रोकने पर उसे जान से मार देते हैं। प्रिया और स्नेहा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। बचाओ, कोई मदद करो हमारी। प्रिया, रिया की तरह हम दोनों भी ना मारे जाए। तू भाग, मैं इनको रोकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मान प्रिया। गुंडे उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और प्रिया जैसे तैसे भाग निकलती है। गुंडे स्नेहा को भी मार देते हैं और सब कुछ लूटकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब प्रिया वापस घर आती है तो लाशें देखकर खूब रोती है। मैं तुम दोनों की मौत को यूं खाली नहीं जाने दूंगी। इन दरिंदे इंसानों को यूं मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रिया काले जादू की विद्या का सहारा लेती है और उन दोनों की लाशों को उसी घर के एक कमरे में बंद कर देती है और अपने काले जादू से उन दोनों की आत्मा को जागृत कर उन्हें डायन बना देती है और खुद भी डायन बन जाती है। वहां के आसपास के लोगों को लगता है कि तीनों मारी गई है। उनकी मौत के बाद से ही वो घर यूं ही पड़ा रहता है। कोई भी आदमी उस घर को ना रेंट पर लेता, ना वहां कोई भटकता। रात को उस घर से चीखने की आवाजें सुनाई देती और लोगों को समझ में आता कि वो तीनों डायन बनकर इस घर को अपने कब्जे में कर चुकी है। उस घर का मालिक भी घर में घुसने से डरने लगता है। अरे किस घड़ी में मैंने उन तीनों को ये घर रेंट पर दे दिया था। इतने दिनों से यहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई। क्या करूँ अब मैं। प्रदीप अपना दिमाग चलाता है और एक गरीब नौकर को बहला फुसला कर कहता है, अगर तुम इस घर की सफाई अच्छे से कर दोगे ना तो मैं तुम्हें 3 गुने पैसे दूंगा। वैसे अभी दिवाली भी आ रही है, तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन साहब, मैंने सुना है वहाँ डायनों ने अपना घर बना रखा है। अरे यह सब अफवाह है। देख ले, तेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझे क्या है, इतने पैसे में तो कोई भी काम कर देगा। नहीं साहब, मैं करता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। नौकर घर के अंदर चला जाता है और पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद बुरी तरह थक जाता है। साहब ठीक ही कह रहे थे, यहाँ कोई डायन वायन नहीं है। चलो यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। नौकर उसी घर में सो जाता है और आधी रात होते ही उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बचाओ! इधर से हमें बचाओ! बचाओ! नौकर उठता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक बंद कमरे में उसकी नजर पड़ती है। ये हमारा वहम होगा। इतना सुन लिबा है इस घरवा के बारे में कि हमरे कान बजने लगे हैं। अरे यार, ये कमरा तो हम साफ ही नहीं किए। अच्छा अभी कर ले बता, नहीं तो साहब को मौका मिल जाएगा पैसवा काटने का। नौकर उस अजीब से बंद कमरे को जैसे ही खोलता है, उसके पैर से कुछ टकराता है। वो नीचे देखता है तो भयानक बड़े मुंह वाली डायन रेंगते हुए उसकी ओर आ रही है। डायन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है।
डर से वो दीवार की ओर लग जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक डायन ऊपर से उसकी ओर उछलती है और एक उसके पीछे से। तीनों मिलकर उसे दबोच लेते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद ये घर बिकना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर एक रोज मोहन एक सस्ते और अच्छे घर की तलाश में रहता है और प्रदीप उसे ये घर पानी के भाव ऑफर करता है। क्या हुआ यार, इतना सस्ता और अच्छा घर यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है। अरे यार, यहाँ डायनों का कब्जा है। मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना है। अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे यार, ये सब घर ना बिकने देने के बहाने हैं। तुम ले रहे हो या फिर मैं ले लूं? मोहन घर खरीद लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था, सब कुछ तो सही है। उसी रात मोहन का भतीजा खेलते खेलते उस बंद कमरे को खोल देता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण वो रोने लगता है और जैसे ही उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे में जाती है, कमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तीनों डायन जोर जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को मार देती है। डायनों की आवाज़ें घर में गूंजने लगती है। शकुंतला आवाज़ें सुनकर इधर उधर घूमने लगती है और उस कमरे को खोल देती है। अपने पोते और बहू की लाश को देखकर शकुंतला की चीख निकल जाती है। तीनों डायन घर में घूमने लगती है। बेटा पहले ही मर गया है, अब उसकी आखिरी निशानी भी चली गई। अरे डायनो, मुझे मार देती, मेरे पोते और बहू को तो छोड़ देती। एक एक कर सब मरेंगे, तेरा नंबर भी जल्दी आएगा। क्या हुआ माँ, ये सब कैसे हो गया? शकुंतला बेहोश हो जाती है और मोहन अपनी भाभी और भतीजे का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसने लोगों से सुना था। कहीं ये सब उन डायनों का किया हुआ तो नहीं है? मोहन रोता हुआ वापस घर लौटता है और देखता है कि तीनों डायनें उसकी माँ को घेरे हवा में घूम रही है और उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी है। इस घर में जो भी आएगा वो अपनी जान से जाएगा। तुम लोग भी हमें लूटने आए थे, अब मार के घाट उतर गए ना। अरे पापीनो, इन बेकसूरों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने लिया था ना ये घर, खा ले मुझे। मेरा परिवार क्यों वीरान कर गई? प्रिया डायन मोहन की ओर घूमती है। उसे देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। प्रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहती, मेरे पूरे घर को क्यों मार दिया तुमने? मोहन को रोता देख प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है और रोते हुए अपने साथ बनी सारी बातें उसे बता देती है। मोहन, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं। उन दरिंदों की वजह से मैं डायन बनने के लिए मजबूर हो गई और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम चिंता मत करो प्रिया, तुम तीनों को न्याय मैं दिलवाऊंगा। मोहन उन गुंडों का पता लगवाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा देता है। रिया और स्नेहा की लाशों को जलाकर उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिला देता है और प्रिया से काला जादू छोड़कर उसे पहले की तरह आम लड़की बनने को कहता है। बाद में दोनों शादी करके खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। यासी डायन। एक बार की बात है, राहुल अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है। अरे यार महेश, कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और हम हैं कि कहीं घूमने नहीं गए। चलना यार, कहीं घूम कर आते हैं। अरे हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों ना हम सब राजगढ़ नगर चले? मैंने सुना है वहाँ एक लालगढ़ नाम का पुराना किला है और उस किले में एक डायन रहती है। अरे मुझे नहीं जाना ऐसी डरावनी जगह। अरे राधिका, चलते हैं ना यार, बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी डायन जैसे कोई चीज होती ही नहीं। फिर राहुल सभी दोस्तों को राजगढ़ नगर जाने के लिए मना लेता है और अगले ही दिन राहुल, अंजलि, महेश और राधिका को अपनी कार में बिठाकर राजगढ़ नगर के लिए निकल जाता है। राजगढ़ पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तभी महेश कहता है, हम सभी राजगढ़ नगर पहुंच गए हैं और अब रात भी होने वाली है। ऐसा करते हैं, यहाँ एक पास में धर्मशाला है, उसी में रूम बुक कर लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ यार, ये ठीक रहेगा। मुझे तो बहुत जोर से भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है।
फिर चारों दोस्त खाना खाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं और सुबह होते ही सभी तैयार होकर लालगढ़ किला देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखते ही राधिका वहां जाने की जिद करने लगती है। अरे वाह, कितना सुंदर मंदिर है, मुझे भी जाना है मंदिर में। हाँ ठीक है राधिका, पर मंदिर से जल्दी आ जाना। हाँ? क्यों, तुम सब नहीं चलोगे मेरे साथ? अरे राधिका जी, आप ठहरी पक्की पुजारन, इसलिए आप ही पधारिए मंदिर। हम सब आपका यहीं वेट करते हैं, जल्दी आ जाओ। राधिका मंदिर जाती है और देवी माँ का आशीर्वाद लेती है। तभी मंदिर के पुजारी राधिका को देवी माँ का लॉकेट देते हैं और राधिका से कहते हैं, ये देवी माँ का लॉकेट है बिटिया। इसे जो भी अपने गले में पहनता है वो बुरी नजर और बुरी बला से बचा रहता है। राधिका अपने गले में लॉकेट पहन लेती है और पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, क्या मुझे 3 लॉकेट और मिल सकते हैं? फिर राधिका पुजारी जी से लॉकेट लेकर अपने दोस्तों को देती है, पर कोई भी लॉकेट नहीं पहनता और लॉकेट गाड़ी में रख देते हैं। महेश लॉकेट अपने शर्ट की पॉकेट में रख लेता है। लो, आ गया लालगढ़ का किला। सभी किले के अंदर जाते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उनसे कहता है, ये किला शाम 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए तुम सभी टाइम से बाहर आ जाना। और तुम सभी को ये तो पता ही होगा कि इस किले में एक डायन है जो रात के अंधेरे में इस किले में घूमती रहती है। इस किले में जो भी रात को रुका वो बाहर जिंदा वापस नहीं आया है, इसलिए तुम सभी इस बात का ध्यान रखना। फिर सभी दोस्त किले के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाता है। महेश, रात होने वाली है, कहीं सच में यहाँ डायन आ गई तो? राहुल हंसते हुए कहता है, अरे तो कोई नहीं, हम सब उसके साथ एक सेल्फी ले लेंगे। क्यों अंजलि? और वैसे भी अंजलि को तो सेल्फी लेना बहुत पसंद है। वेरी फनी। अच्छा राहुल, चलो हम दोनों ऊपर चलते हैं, शायद हमें वहाँ वो डायन मिल जाए। फिर अंजलि और राहुल किले में ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर बाद महेश को किसी की परछाई दिखाई देती है और राधिका और महेश उस परछाई के पीछे चल देते हैं। कौन 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 है वहाँ? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? आखिर है कौन वहाँ पर? तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। महेश और राधिका कमरे में जाकर देखते हैं कि तभी अचानक से कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। महेश प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओफो, राधिका, डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी उनके सामने एक डरावनी डायन आ जाती है और उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज एक नहीं बल्कि 2 लोगों का खून पीने को मिलेगा। अरे मर गया रे, अरे मर गया, ये तो सच में एक डायन है। कहा था ना मैंने, पर मेरी सुनता कौन है? हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? ये डायन तो किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, प्लीज मुझे इस डायन से बचा लीजिए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी डायन महेश का गला पकड़ लेती है और जैसे ही उसके गले पर दांत मारती है कि राधिका महेश को बचाने के लिए डायन का हाथ पकड़ लेती है। राधिका के छूते ही डायन को एक जोरदार झटका लगता है और डायन दूर जाकर गिरती है। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये बोलते बोलते वो वहां से गायब हो जाती है। महेश अपने पॉकेट से लॉकेट निकालता है और अपने गले में पहन लेता है। राधिका, आज तो तुम्हारे इस माता रानी के लॉकेट की वजह से हम दोनों की जान बच गई। हम दोनों की जान तो बच गई, मगर राहुल और अंजलि का क्या? जल्दी चलो राधिका, हमें उन दोनों को जल्दी ढूंढना होगा। तभी किले में ऊपर से अंजलि के चिल्लाने की आवाज आती है। महेश और राधिका भागते हुए ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि डायन राहुल का खून पी रही है। अंजलि जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें मारने पर तुली हो? प्लीज हमें छोड़ दो,
आज के बाद हम इस किले में तो क्या, कभी इस एरिया में भी नहीं आएंगे। डायन जोर जोर से हंसते हुए कहती है, कितने सालों से मैं खून की प्यासी हूँ, आज जाकर मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। और तू बोलती है कि छोड़ दे तुझे। आज तो इसका खून पीकर मजा ही आ जाएगा। डायन राहुल का सारा खून चूस लेती है और राहुल की मौत हो जाती है। अंजलि जल्दी हमारे साथ भागो, नहीं तो ये डायन तुम्हें भी खा जाएगी। तीनों भागते हुए किले के गेट के पास पहुंचते हैं, पर किले का गेट बंद हो जाता है। अंजलि रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? उस डायन ने राहुल को मार डाला, अब वो हम तीनों को भी मार डालेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम सबको इस किले के बारे में बताया था। ओफो अंजलि, ये वक्त रोने का नहीं है। यहाँ से कैसे निकलेंगे ये सोचो। जब तक हमारे पास ये लॉकेट है तब तक वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा। काश राहुल और मैंने भी माता का लॉकेट पहन लिया होता तो आज राहुल जिंदा होता। महेश अपने गले से लॉकेट उतारकर अंजलि के गले में पहना देता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी जोर से हंसते हुए डायन वहां आ जाती है और महेश का गला पकड़ लेती है। अब तेरी बारी है, बहुत भगाया है तुम तीनों ने मुझे, अब एक एक करके तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। जैसे ही डायन महेश का खून पीने लगती है, राधिका अपने गले से लॉकेट उतारकर डायन के गले में पहना देती है। डायन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये क्या किया तुमने? निकालो इसे, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा जला डालूंगी। महेश डायन से अपना गला छुड़ाता है। हे माता रानी, हमें इस खूनी प्यासी डायन से बचाना। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और वो डायन अचानक से गायब हो जाती है। किले का गेट खुलता है और वो तीनों उस किले से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, आज के बाद हम कभी भी इस किले की तरफ नहीं आएंगे। कोई तो है। सुबह का समय था। शौरनपुर गांव के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेतों में काम कर रहा था तो कोई अपनी गाय भैंसों को चारा दे रहा था। कुछ बच्चे गांव की नदी के पास गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते तभी सोनू के हाथ से गेंद नदी में गिर जाती है। सोनू, तूने मेरी गेंद फेंकी है नदी में तो तू ही लाकर देगा। पर मैंने जानबूझकर तो नहीं फेंकी, तुम सबने देखा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी गेंद चाहिए। अरे छोड़ो ना, तुम दोनों एक गेंद के पीछे लड़ाई क्यों कर रहे हो? एक गेंद ही तो है ना, दूसरी खरीद लेंगे। वो गेंद मेरे मामा शहर से मेरे लिए लाए थे, जो इसने अभी अभी नदी में फेंक दी। तू बड़ी इसकी तरफदारी कर रहा है, तू ही क्यों नहीं ला देता मेरी गेंद? हाँ हाँ ठीक है, मैं ही लाऊंगा तेरी गेंद। पिंटू तरुण की गेंद लाने के लिए नदी में जाता है। सोनू उसे जाने से बहुत मना करता है क्योंकि गेंद पानी के बहाव से बहुत दूर जा चुकी थी, पर वो सोनू की एक नहीं सुनता और नदी में चला जाता है। नदी में जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ कोई मुझे, मैं डूब रहा हूँ। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, पिंटू डूब रहा है। पिंटू तुम चिंता ना करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए लाता हूँ। सोनू गांव से किसी को बुलाकर लाता, उससे पहले पिंटू खुद ही पानी से बाहर आ जाता है। तभी सोनू पिंटू की माँ को अपने साथ लेकर आता है। मेरे बच्चे, तू नदी में क्यों गया था? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पर तू बाहर कैसे आया? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर नदी से बाहर निकाला है, पर जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पर माँ, सच में कोई तो था। अरे किसी ने भी बचाया हो, मेरा बच्चा बच गया, बस मुझे और क्या चाहिए। चल अब घर चलते हैं। बात को टालते हुए रामती और बाकी बच्चे वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कल्लू अपनी पत्नी को खूब मार रहा होता है क्योंकि एक तो उसने नशा किया हुआ था, ऊपर से आज रेखा से सब्जी में थोड़ा नमक तेज हो गया था। इतना घटिया खाना कौन बनाता है? आज से तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान से खाना बनाऊंगी, बस मुझे घर से ना निकालिए। अरे क्यों मार रहा है बेचारे को? ऐसा उसने क्या कर दिया जो उसे मारे ही जा रहा है? इसको बिल्कुल भी खाना बनाने नहीं आता, कभी मिर्ची तेज कर देगी तो कभी नमक। इसका मतलब तू उसे मारेगा?
अरे कभी कभी तो हमसे भी खाना अच्छा नहीं बनता। हमारे पति तो हमें बिल्कुल नहीं मारते। पर मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, ये तभी सुधरेगी। कल्लू अपनी पत्नी पर जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है, कल्लू के सर पर पीछे से कोई थप्पड़ मारता है। कल्लू पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। वो फिर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। अब के उसे पीछे से कोई तेज धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कौन है जो मुझे मार रहा है? पास में पड़ा डंडा अचानक हवा में उड़ते हुए आता है और कल्लू को जोर जोर से मारने लगता है। पूरा गांव ये दृश्य आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। अरे 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 कौन है जो मुझे इतना मारे जा रहा है? दिखाई क्यों नहीं देता तू? मैं अब कभी अपनी पत्नी को नहीं मारूंगा। जैसा बनाएगी वैसा ही खा लूंगा चुपचाप। अब मुझे छोड़ दो। कल्लू के इतना कहने पर डंडा रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। उसकी पत्नी उसे उठाकर अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। ये तो चमत्कार ही हो गया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। आखिर ये कैसे हो सकता है? सामने कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था और डंडा अपने आप कल्लू को पीटे जा रहा था। कुछ भी हो भीमा भाई, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। गांव के सभी लोग वहां से चले तो जाते हैं, पर रोज गांव में ऐसी ही घटना होने लगी जिसमें गांव वालों को शक होता है कि कोई तो है पर दिखाई नहीं देता वो। कुछ दिन बाद मनोरमा के झोपड़े में अचानक आग लग जाती है। उसके साथ उसका 2 साल का बच्चा भी अंदर झोपड़े में ही होता है। बचाओ बचाओ कोई हमें। आग आग! अरे गांव वालों, मनोरमा बहन के झोपड़े में आग लग गई है, जल्दी आ जाओ आ जाओ। अगर इस आग को जल्दी से नहीं बुझाया तो मनोरमा और उसका बच्चा इसी आग में जलकर मर जाएंगे। उसका पति भी घर पर नहीं है। अरे वो तो खेत पर है। बातें बनाना बंद करो और जल्दी से इस आग को बुझाओ, जल्दी करो। आग इतनी तेज थी कि काबू में नहीं आ रही थी। हे भगवान बचा ले, अब तेरा ही सहारा है। मेरे बच्चे को बचा ले। तभी एक जोर का झोंका आता है आंधी का, धूल भरी। उसमें ढेर सारी रेत और मिट्टी थी। गांव वाले अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि आंधी में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी वो धूल भरा झोंका मनोरमा के झोपड़े से टकराता है। मिट्टी और रेत की वजह से आग बुझ जाती है और मनोरमा अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। ये तो चमत्कार ही हो गया। एक पल में आंधी आई और आग बुझाकर चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर किसी ने वो आग बुझाई हो। कोई तो था जिसने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, पर वो दिखाई नहीं दिया। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? कोई तो है पर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? काकी ने बिल्कुल सही कहा। इस गांव में कभी भी कोई मुसीबत हो तो वो तुरंत आकर उसे बचा लेता है, पर कभी किसी ने उसे देखा नहीं, बस महसूस किया है। अरे मैं तो कहता हूँ क्यों न हम सब मंदिर के पंडित के पास चले। हाँ, ये सही रहेगा। वो पंडित जी बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं। वो जरूर बताएंगे इसके बारे में। फिर सभी गांव वाले मिलकर मंदिर जाते हैं पंडित से मिलने। अरे भाई क्या हुआ? आज पूरा गांव मंदिर में कैसे? जरूर कोई बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब आपसे उसके बारे में ही पूछने आए हैं, जो गांव में है तो सही पर दिखाई नहीं देता। पर हम सबको पूरा विश्वास है कोई तो है जो सबकी इतनी मदद करता है। तभी मंदिर की जोर से घंटी बजती है। सभी गांव वाले घंटी की तरफ देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता। जो मैं देख सकता हूँ वो आप सब नहीं देख पा रहे। वो घंटी किसने बजाई ये सोच रहे हैं ना? हाँ पंडित जी, फिर वही कोई दिखाई क्यों नहीं देता? आपको तो सब दिखाई दे रहा है, तो बताइए ना कौन है वो? कौन है? वो भूत है। उसी ने घंटी बजाई है और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। भूत का नाम सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। पंडित अपने लोटे से जल लेकर भूत के ऊपर डालता है। तभी वो भूत सभी को दिखाई देने लगता है। सभी उस भूत को देखकर डरने लगते हैं। इस भूत से तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे की कहानी अब तुम ही बताओ इन सबको।
हाँ, मैं हूं वो जो कभी किसी के बच्चे को नदी से बचा रहा हूं तो कभी किसी को आग से। वो सब मैंने ही किया है और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है। मैं वही चोर हूं जो अक्सर गांव में चोरी किया करता था। मैंने बहुत से घरों को लूटा था। ये सब उसी का प्रायश्चित है। मैं मर गया और भूत बन गया, फिर भी मुझे अपनी गलतियों का पछतावा होता रहा। एक दिन पंडित जी ने मुझे देखा और बोले, जिन घरों को तूने लूटा था उनकी रक्षा करना तेरा फर्ज बन गया है। तभी मुझे अपनी गलतियों की माफी मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ। उसके बाद भूत उस गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया।